हेलो दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं अपने फोटोकेमिस्ट्री के क्लास 4। ठीक है, इस क्लास 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश सुग्राही कारक के बारे में। प्रकाश सुग्राही कारक के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि जो प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ होते हैं वो फोटोनों को अवशोषित नहीं करते हैं। यदि वो फोटोनों को अवशोषित नहीं करेंगे तो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में नहीं पहुंचेंगे, और उत्तेजित ऊर्जा स्तर में नहीं पहुंचेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का निर्माण कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उन्हें जो प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ होते हैं उनमें प्रकाश सुग्राही पदार्थों को मिलाया जाता है। तो प्रकाश सुग्राही पदार्थों को मिला दिया, अब उन पर फोटोनों को आपतित करते हैं। तो प्रकाश सुग्राही पदार्थ फोटोनों को अवशोषित करता है, और फोटोनों को अवशोषित करने के बाद उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, और उत्तेजित ऊर्जा स्तर में अपनी सारी एनर्जी प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ को दे देता है और खुद मूल अवस्था में लौट आता है। और प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, और वो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंचकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। तो हम लोगों ने प्रकाश सुग्राही कारकों में एक तो मरकरी को पढ़ लिया, ठीक है, एक कैडमियम को पढ़ लिया। मैंने 3 बताए थे आप लोगों को, एक है यूरेनियम का ऑक्सी आयन, ठीक है, एक बताया था मैंने क्लोरीन, और एक बताया था क्लोरोफिल। ये 5 मैंने आप लोगों को प्रकाश सुग्राही कारक बताए थे। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकता है कि इनमें से प्रकाश सुग्राही कारक कौन कौन सा है। तो ये 5 प्रकाश सुग्राही कारक है। अब हम बात करते हैं, 2 तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब तीसरे से स्टार्ट करते हैं, यूरेनियम का ऑक्सी आयन। तो कुछ नहीं है, इसको ध्यान से देखते हुए चलना, फिर क्लोरीन पढ़ेंगे, फिर क्लोरोफिल पढ़ेंगे। ओके साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसी में भी वही कहानी, क्या कहानी है देखो, जो यूरेनियम का ऑक्सी आयन होता है, यूरेनियम के ऑक्सी आयन को ऑक्जेलिक अम्ल में, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है। जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ होता है, यानी कि इस पर हम लोगों को फोटोनों को आपतित करें तो ये फोटोनों को अवशोषित नहीं करता है, और फोटोनों को अवशोषित नहीं करेगा तो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में नहीं पहुंचेगा, और उत्तेजित ऊर्जा स्तर में नहीं पहुंचा तो प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करेगा। इसके लिए इसमें क्या किया जाता है, यूरेनियम का ऑक्सी आयन मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे हम लोगों ने क्या मिला दिया, यूरेनियम का ऑक्सी आयन UO2 यूरेनियम का ऑक्सी आयन मिला दिया। अब इस पर क्या करेंगे, फोटोनों को आपतित किया। तो फोटोनों को आपतित करने के बाद ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा UO2+2। ये कहाँ पहुंच गया, स्टार, यानी कि उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच गया। अब ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर में क्या करेगा, UO2+2। अब ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर में है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में ये ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। C⋅OH सिंगल बॉन्ड, C⋅OH को क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, इसके साथ अभिक्रिया करेगा। और ये क्या करेगा, अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ऊर्जा इस ऑक्जेलिक अम्ल को दे देगा, जिससे ऑक्जेलिक अम्ल एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा, और ये खुद मूल अवस्था में लौट आएगा। कैसे, ये तो खुद तो मूल अवस्था में लौट आया, क्योंकि इसने सारी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर दी, इस ऑक्जेलिक अम्ल को ट्रांसफ़र कर दी। और ये ऑक्जेलिक अम्ल, ये जो ऑक्जेलिक अम्ल ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच गया। कौन, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, अब ऑक्जेलिक अम्ल उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंचकर उत्पाद का निर्माण करता है। ने क्या उत्पाद बनाएगा, ये देखते हैं, C⋅OH सिंगल बॉन्ड, C⋅OH। ये कहाँ पर है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में है। अब ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर में, ध्यान से समझना, एक ये H2O निकल जाएगा, एक तो बना H2O, ठीक है, एक क्या निकल गया, H2O, और ये देखो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक बनेगा CO2, क्या बना, CO2। अब यहाँ पे देखो एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बना CO, तो ये क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस क्या बना लेगा, कार्बोनिल यौगिक का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा,
कार्बोनिल यौगिक का निर्माण कर लेगा। तो इस तरह की ये अभिक्रिया होती है। ये किसकी अभिक्रिया थी? यूरेनियम का ऑक्सी आयन प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में भूमिका निभाता है, उस वो वाली अभिक्रिया थी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आप लोगों की इच्छा। आप लोगों ने आज तक बात कहाँ मानी है जो हम मानोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो अपन ने यूरेनियम के ऑक्सी आयन की स्थिति को समझ लिया, यानी कि U O2+2 को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम समझते हैं क्लोरीन के बारे में, यानी किसके बारे में? क्लोरीन। तो आप लोगों ने एक बात को तो पढ़ा ही होगा, क्या कि क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों गैसों के कारण ओजोन परत में छेद हो रहा है, यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2 डबल बॉन्ड C ये नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो अलग है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, यानी कि ओजोन परत में जो छेद हो रहा है वो क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों गैसों के कारण हो रहा है। यानी कि क्लोरीन का एक अणु ओजोन गैस के 100 अणुओं को नष्ट कर देता है। क्लोरीन गैस का एक अणु ओजोन गैस के 100 अणुओं को नष्ट कर देता है, 100 अणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, अब ओजोन परत में छेद नहीं हो रहा है, ओजोन परत की मोटाई का कम होना, ओजोन परत की मोटाई का कम होना ओजोन परत में छेद कहलाता है। ओजोन परत की मोटाई का कम होना ओजोन परत में छेद कहलाता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत की जो मोटाई है वो कम हो रही है, यानी कि इसलिए लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे ओजोन परत में छेद हो रहा है। अब ओजोन परत में छेद हो जाएगा तो इससे इंसानों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ओजोन परत में छेद होने से जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ओजोन परत में छेद होने से सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरण आती है वो हमारी त्वचा पे पड़ेगी, और हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा में मेलानिन नामक वर्णक पाया जाता है। मेलानिन नामक वर्णक पाया जाता है। ये मेलानिन नामक वर्णक क्या करता है? इन पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। लेकिन जो गोरे लोग होते हैं, यानी कि जो हैंडसम बढ़िया एटीट्यूड में चलने वाले गोरे लोग, उन गोरे लोगों में ये मेलानिन नामक वर्णक कम पाया जाता है। और जिन व्यक्तियों में मेलानिन नामक वर्णक कम पाया जाता है उन पर जब पराबैंगनी विकिरण गिरेगी तो उन्हें इनकी स्किन कैंसर का खतरा रहता है। काहे का? स्किन कैंसर। ये अपने सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, पर आप लोगों को इतना आना चाहिए, स्किन कैंसर का खतरा होता है। और जो काले लोग होते हैं, काले लोगों में मेलानिन नामक वर्णक खूब पाया जाता है। अपने जैसे लोगों में खूब मेलानिन नामक वर्णक, कोई कमी नहीं है। मजे करेंगे, ऐश करेंगे, आने दे पराबैंगनी विकिरणों को अपने ऊपर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो मेलानिन नामक वर्णक है, हमें तो स्किन कैंसर का खतरा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। अब आगे चलते हैं अपने जो टॉपिक पे हैं। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3। ये ओजोन गैस का सूत्र होता है। इसके मैं 2 अणु ले लेता हूँ। ठीक है, क्या ले लिया मैंने? 2 अणु ले लिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में क्लोरीन ले रहा हूँ, प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में क्लोरीन ले रहा हूँ। अब इस क्लोरीन पर जब हम क्या करेंगे? Hμ फोटोनों को आपतित करेंगे, Hμ फोटोनों को आपतित करेंगे तो ये क्लोरीन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगी, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। ठीक है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। और उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंचकर अपनी सारी एनर्जी यानी किसको दे देगा? ओजोन को दे देगा। किसको दे देगा? ओजोन को दे देगा। और क्लोरीन खुद मूल अवस्था में लौट आएगा और ओजोन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। ठीक है, और ओजोन अब उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच गया। अब ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंचकर क्या किस में टूट जाएगा?
ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेगा, ऑक्सीजन का निर्माण कर लेगा। काय का निर्माण कर लेगा? ऑक्सीजन का निर्माण कर लेगा। तो ये वो अभिक्रिया है जिसमें क्लोरीन प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कार्य करता है। ये जो अभिक्रिया है ये वो अभिक्रिया है जिसमें क्लोरीन प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कार्य करता है। आई होप आप लोगों के समझ में आई होगी। अब तीसरा टॉपिक है क्लोरोफिल। इसको तो बच्चा जानता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा न भोजन का निर्माण करते हैं। न किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। तो आई होप ये रिएक्शन आप लोगों के समझ में आई होगी। अब अपन समझते हैं क्लोरोफिल वाली, ठीक है। पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। तो ठीक है, तो वो अभिक्रिया पढ़ते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में काम करता है। देखो, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है न, पेड़ पौधों की पत्तियां वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेती है। किसको लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेती है। और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है ना, वहाँ पे इनके पेड़ पौधे में जाइलम व फ्लोएम पाया जाता है। न जाइलम क्या करता है कि जो पेड़ पौधों की जड़ें होती है उन जड़ों में से पानी को खींचकर ऊपर लेकर आता है। जाइलम क्या करता है? जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं उन जड़ों में से पानी को खींचकर ऊपर लेकर आता है, ठीक है। अब पत्तियों ने क्या किया? बाहरी वातावरण से CO2 ले लिया न, जाइलम किसको लेकर आ गया? जल को लेकर आ गया। अगर 6 मोल में इसके लेता हूँ और 12 मोल में इसके लेता हूँ, ठीक है भाई। किसकी उपस्थिति में? HMO का मतलब है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कौन? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कार्य करता है। न किसके रूप में कार्य करता है? प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कार्य करता है। कैसे? कि जैसे अपने पास CO2 और H2O होता है न, CO2 और H2 ये दोनों आपस में मिलकर ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर सकते। ये ग्लूकोज का निर्माण कब करता है? न, जैसे पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती है पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है न, जब इस क्लोरोफिल पर हम HMO फोटोनों को आपतित करेंगे तो ये क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। और उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंचकर अपनी सारी एनर्जी इस CO2 और H2O को दे देगा। और इससे CO2 और H2O आपस में मिलकर C6H12O6 का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। प्लस है ना, जैसे पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है ना, बाष्प के रूप में पानी को उड़ाती है। आप लोगों ने तो सुना होगा कि पत्तियों में रंध्र पाया जाता है। रंध्र क्या करता है? यानी कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे भाप बनाकर ऊपर उड़ा देता है। पेड़ पौधों की पत्तियों में जो स्टोमेटा रंध्र पाया जाता है, वो जो एक्स्ट्रा पानी होता है उस पानी को भाप बनाकर ऊपर उड़ा देता है। तो क्या क्या चीज़ बनी? एक तो ग्लूकोज का निर्माण होगा, एक पानी भी बाहर निकलेगा, और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन भी तो बनेगी, O2 भी बनेगी। अब इनको मौलों को यानी कि अभिक्रिया को संतुष्ट करवा लेते हैं। C6H12O6, यहाँ पे 6H2O और यहाँ पे 6O2। तो इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। ये अपनी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया इस तरह से संपन्न होती है। और ये जो प्रकाश सुग्राही कारक की जितने भी अभिक्रिया थी, 5 अभिक्रिया, मैंने आप सभी लोगों को उन 5 अभिक्रियाओं को पढ़ा दिए। अब हम आगे के टॉपिक की ओर चलते हैं, फिर चलेंगे हम क्वांटम लब्धि की ओर। लेकिन इसमें एक ग्राफ है और शायद आप लोग उस ग्राफ के लिए एक्साइटेड भी हो। ग्राफ बहुत शानदार है, देखना। क्या है? ऊर्जा स्थानांतरण का ग्राफ। ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा के स्थानांतरण का ग्राफ। तो देखते हुए चलना एक एक स्टेप को। ये S0, ये क्या है? मूल एकक अवस्था। ये क्या है? मूल एकक अवस्था।
ये क्या है S1 प्रथम एकक अवस्था। S1 क्या है प्रथम एकक अवस्था, ठीक है। ये क्या है प्रथम एकक अवस्था। यार मेरा भांजा ही थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इस वजह से मुझे इधर उधर देखना पड़ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि किसकी तरफ देख रहा है ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कहानी क्या चल रही थी, कहानी ये चल रही थी कि जो प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ होते हैं वो इनकी फोटोनों को अवशोषित नहीं करते, उनमें हम क्या मिलाएंगे प्रकाश सुग्राही कारक को मिलाएंगे, और वो प्रकाश सुग्राही कारक फोटोनों को अवशोषित करेगा। कौन करेगा, प्रकाश सुग्राही कारक फोटोनों को अवशोषित करेगा, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा और उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंचकर अपनी सारी एनर्जी प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ को दे देगा, और प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो फोटोन, कुल मिला के बात ये है कि फोटोनों को कौन अवशोषित कर रहा है। देखो क्या कर रहा हूँ, प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ में मैंने किसको मिला दिया, प्रकाश सुग्राही कारक को मिला दिया। अब इस पर मैं फोटोनों को आपतित कर रहा हूँ। अब बताओ कि इनमें से फोटोनों को अवशोषित कौन करेगा, प्रकाश सुग्राही कारक। वही यहाँ पे प्रकाश सुग्राही कारक को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी किससे, डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, या D1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस पर मैंने क्या किया, H म्यू फोटोनों को आपतित किया। तो H म्यू फोटोनों को आपतित किया तो ये पहुँच गया उत्तेजित होकर प्रथम एकक अवस्था में। कहाँ पहुँच गया, उत्तेजित होकर प्रथम एकक अवस्था में, ये D1 स्टार में पहुँच गया, उत्तेजित होकर प्रथम एकक अवस्था में पहुँच गया, ठीक है। अब ये क्या करता है, समझते हुए चलना। एक मिनट साथियों, क्लास कट कर देते हैं यार, ये सारे दिन डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसने क्या किया, प्रकाश सुग्राही कारक ने फोटोनों को अवशोषित किया और फोटोनों को अवशोषित करके उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच गया। अब ये क्या करता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करके, ऊर्जा को एमिट करके, उत्सर्जित करके, ऊर्जा को उत्सर्जित करके ऊर्जा को बाहर निकाल कर, यहाँ से यानी कि ऊर्जा को बाहर निकाल कर प्रथम एकक अवस्था में आता है। T1 का मतलब फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट, प्रथम एकक अवस्था में आता है, ठीक है। कौन आया प्रथम एकक अवस्था में, ये D। जब ये ध्यान से समझना, मैंने इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, हटा दो इसको, रामायण को समझने की कोशिश करो। डी का मतलब है अपने पास कोई प्रकाश सुग्राही कारक था, उस पर फोटोनों को आपतित किया, फोटोनों को आपतित करके फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वन का मतलब क्या है, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, प्रथम एकक अवस्था में पहुंच गया, यानी कि उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच गया। अब ये देखना, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से कहीं में आ रहा है, ट्रिपलेट स्टेट में आ रहा है, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से कहीं में आ रहा है, ट्रिपलेट स्टेट में आ रहा है, नहीं ट्रिपलेट स्टेट में आ रहा है। तो डी का मतलब कौन, प्रकाश सुग्राही पदार्थ, ये कहीं में आ रहा है, नहीं ट्रिपलेट स्टेट में आ रहा है, प्रथम त्रिक अवस्था में आ रहा है। और ये कैसा है, उत्तेजित है, और ये कैसा है, उत्तेजित है, नहीं कैसा है, उत्तेजित। अब ये क्या करता है, प्रथम त्रिक अवस्था से, नहीं जब मूल अवस्था में आता है, जब ये प्रथम त्रिक अवस्था से मूल अवस्था में आता है, तो इस दौरान अपनी सारी एनर्जी प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ को दे देता है। इस दौरान अपनी सारी एनर्जी किसको दे देता है, प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ को दे देता है। नहीं इसको आगे कह देते हैं, ना प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ को दे देता है। यानी इससे क्या होता है कि प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ एक्साइटेड होकर प्रथम उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। यानी इससे प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ उत्तेजित होकर यहाँ पे पहुंच गया, प्रथम एकक अवस्था में पहुंच गया, और प्रथम एकक अवस्था में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। इसने किसका निर्माण कर लेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, ये मूल अवस्था में लौटा है। आप लोगों के नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझाते हैं। क्या कहानी है कि प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ में जब हमने प्रकाश सुग्राही पदार्थ को मिलाया और इस पर H में फोटोनों को आपतित किया, तो प्रकाश सुग्राही पदार्थ फोटोनों को अवशोषित किया, और ये फोटोनों को अवशोषित करके न प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच गया, यानी कि प्रथम एकक अवस्था में पहुंच गया उत्तेजित होकर। ने स्टार का मतलब क्या है, उत्तेजित हो गया, और उत्तेजित होकर प्रथम एकक अवस्था में पहुंच गया न जब, और ये क्या है, प्रथम त्रिक अवस्था,
ने जब ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को इमिट करके, है ना, ऊष्मा को बाहर निकाल के, ऊष्मा को बाहर निकाल के प्रथम त्रिक अवस्था में आता है। तो यहाँ पे D3 का मतलब क्या है, ट्रिपलेट स्टेट, त्रिक अवस्था में आता है ना, कहाँ पर है, त्रिक अवस्था में आता है ना। जब यह त्रिक अवस्था से मूल अवस्था में आता है तो इस दौरान अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ऊर्जा ने किसको दे देता है, किसी प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ को दे देता है ना। इस प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ को दे दी ना। ये प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ एनर्जी को पाकर ना प्रथम एकक अवस्था में चला जाता है उत्तेजित होकर, और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है नहीं, किसका निर्माण कर लेता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। एक मिनट नहीं, रुक जाओ साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। ये प्रथम त्रिक अवस्था ये, और ये देखो ये जो फर्स्ट सिंगलेट स्टेट को यहाँ पे ये इसमें पहुँच जाता है, निकाय में पहुँच जाता है, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में पहुँच जाता है। नहीं आया आप लोगों के समझ में, एक मिनट, इसको ऐसे बनाते हैं, और यहाँ पे है कोई अभिकारक ए। दोबारा से समझो ने क्या कहानी हुई कि जो अपने पास प्रकाश से ग्राही पदार्थ था, ये प्रकाश से ग्राही पदार्थ है कि प्रथम त्रिक अवस्था से जब मूल अवस्था में आता है तो इस दौरान अपनी सारी एनर्जी प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ को दे देता है। एक है प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ, और ये प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ एनर्जी को पाकर प्रथम त्रिक अवस्था में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, प्रथम त्रिक अवस्था में। ये क्या करेगा, इसने जो सारी एनर्जी दी इसको ग्रहण करेगा और उत्तेजित होकर प्रथम त्रिक अवस्था में पहुंच गया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। एक ट्रिक बताता हूँ, जितनी भी प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, एक होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, शुरुआत में हम लोगों ने यही पढ़ा था, और एक होती है ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया। जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है ये त्रिक अवस्था में ही उत्पाद का निर्माण करती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया त्रिक अवस्था में ही उत्पाद का निर्माण करती है। बाई मिस्टेक हम लोगों ने पहले ये बोल दिया था कि जैसे यहाँ पे मूल अवस्था में से कहाँ पे पहुँच गया, उत्तेजित होकर प्रथम एकक अवस्था में पहुँच गया और प्रोडक्ट का निर्माण कर ले। इनकी जवाब फिसल गई थी इसलिए बोल दिया, ठीक है। तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण वाला ग्राफ है और प्रकाश ग्राही कारक है, ठीक है। तो ये अपना प्रकाश ग्राही कारक कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर आप लोगों के लिए बनता है। जय हिंद साथियों।